और खबरों की शुरुआत ज्ञानव्यापी मस्जिद से, जहां पर श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है। कोर्ट ने माना कि इस केस में 1991 का पूजा स्थल कानून लागू नहीं होता है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकता है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अब तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, कानून में उनकी आस्था है। हम कानून में भरोसा करते हैं, कानून पर मुझे भरोसा है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ यही काशी मथुरा अयोध्या ही है। तो हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएंगे, लेकिन कानून को भी हम सम्मान करते हैं, कानून के साथ। उस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे साथ जुड़ने हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र, कोर्ट ने आज ज्ञानव्यापी मामले में क्या कुछ कहा? वाराणसी की जिला जज की अदालत ने मंदिर पक्ष पर बड़ा फैसला दिया है। मंदिर पक्ष की मांग को मानते हुए ये अदालत ने फैसला दिया है कि मुकदमा सुनवाई योग्य है, यानी कि मस्जिद पक्ष की जो आपत्ति थी उसको अदालत ने खारिज कर दिया है। इस फैसले में 2-3 ग्राउंड अदालत ने लिए हैं। जो मंदिर पक्ष की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, उन्होंने करीब 24 के करीब फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के या अलग अलग हाई कोर्ट्स के थे वो अपने जो उनकी दलील थी उस पर लगाए थे और उसके जरिए उन्होंने बताया था कि इस मामले में किसी भी तरीके से जो 1991 वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है, साथ ही साथ ये कहीं से भी वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो ये 2-3 ग्राउंड थे, इसके आधार पर अदालत ने माना है कि इस पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यानी कि जो वर्शिप एक्ट की बात मस्जिद पक्ष कह रहा था कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, तो उसको अदालत ने नहीं माना है। दूसरा, वक्फ की संपत्ति नहीं माना है जिसको मस्जिद पक्ष कह रहा था और जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो अब ये फैसला मंदिर पक्ष के उस पर आया है, उनको सही मानते हुए अदालत ने मस्जिद पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है और मस्जिद पक्ष अब इसको लेकर वाराणसी से अब प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचेगा, जहां पर वो इस फैसले को चुनौती देगा। इसीलिए माना जा रहा है कि आज ही मस्जिद पक्ष ने इस ऑर्डर की कॉपी ले ली है और कल संभवतः इस मामले में हाई कोर्ट में मस्जिद पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी इस पर अपनी ओर से वाद दाखिल कर सकती है और इस मामले में और इस आदेश के खिलाफ स्टे ले सकती है। अब देखना यह होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से किस तरीके की राहत मस्जिद पक्ष को मिलती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका उपेंद्र। और कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानव्यापी मंदिर में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत दिख रहा है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और बात कांग्रेस की, वो इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकली कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा से डरी हुई है और डर के मारे नेता उनके कुछ भी बयान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मन की बात नहीं होती है। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। हम अंडरवेयर और टी शर्ट पर बात नहीं करते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कंटेनर, जूते और टी शर्ट को मुद्दा बनाते हैं तो यह साफ है कि बीजेपी का डर इससे दिखता है। दरअसल पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहनी थी उसकी कीमत को लेकर बीजेपी ने उन्हें घेरा था। बीजेपी का दावा था कि वो 41,000 की टी शर्ट पहनकर भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, जनता की चिंता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से बयान आ रहे हैं, बिल्कुल झूठे बयान आ रहे हैं, बेबुनियाद बयान आ रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरीके से सोशल मीडिया उनकी फैक्ट्री चल रही है।
बिल्कुल साफ हो गया है कि वो घबरा हैं, परेशानी में हैं, वो पीड़ित हैं और वो उनको देखने को मिल रहा है कि जनता से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो इधर बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर नए सिरे से हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भारत में नफरत फैला रही है। ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है। इस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अब बात करेंगे मार्केट की। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई है। तेजी की हैट्रिक लगाते हुए सेंसेक्स 322 पॉइंट चढ़कर 60,115 पर और निफ्टी 103 पॉइंट चढ़कर 17,936 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताएं क्या कुछ हाइलाइट्स हैं आज के मार्केट की। तो आज के सत्र की बात करें तो सभी के सभी एनएससी के जो सेक्टोरल इंडिसेस हैं वो हरे निशान में बंद हुए। क्लियरली जो पिछले हफ्ते की तेजी का ट्रेंड था वो आज हफ्ते की शुरुआत से ही आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं और इसी बीच अगर हम देखें आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, रियल एस्टेट, सभी के सभी जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस हैं यहाँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग स्टॉक्स में भी आपको तेजी आती हुई दिखाई दी और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख लें एनएससी पर तो 12:7 था, यानी जो बुल्स हैं उसके फेवर में पूरा का पूरा बाजार का जो है हाल आता हुआ नजर आया और ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको काफी स्ट्रेंथ आती हुई नजर आई। वहीं यतिन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज सेक्टर्स का क्या कुछ हाल रहा, कहां हमने दबाव देखा और कहां थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। तो अगर निफ्टी की बात करें तो सेटअप काफी स्ट्रांग था। अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ अदानी ग्रुप की कंपनी फ्लैगशिप अदानी पोर्ट्स आपको लगभग 3.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इसके अलावा टाइटन टेक, महिंद्रा और दिवीज लैब जैसे स्टॉक्स में आपको 2.5 से 3% के आसपास की इंट्राडे तेजी नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2.5% यहाँ आपको कट आते हुए नजर आए। इसके अलावा श्री सीमेंट, नेस्ले और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स में आपको आधे से 1% तक की मंदी नजर आई। मिड कैप्स में काफी सारा एक्शन आपको देखने को मिला, खास करके केमिकल स्टॉक्स में। तो केमिकल स्टॉक्स जैसे कि नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स में आपको 6-6.5% की तेजी आई। उसके अलावा अगर हम देखें तो डिफेंस स्टॉक्स में तेजी का माहौल था। लूजिंग एंड पे एस्ट्रल, क्लीन साइंसेज, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होते हुए नजर आई। शुक्रिया यतिन तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका। और इसी के साथ अब बात सुंदरम एमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की। सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में निवेश के लिए अच्छा समय है। सुनील सुब्रमण्यम के अनुसार कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो और हाउसिंग शेयरों में तेजी आ सकती है, तो वहीं लंबी अवधि के लिए कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में निवेश फायदेमंद रहेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक टॉपिक होगी हमारी डिप्लॉयमेंट में। उसके साथ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है हमारी, क्योंकि 2 साल से एक समर का वॉश आउट हुआ। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटो सेक्टर है और हाउसिंग भी है, ये तीनों एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में हमारे लिए टॉप पिक है जहां पे हम ओवरवेट होंगे, तो इनिशियल एलोकेशन उसके ऊपर भी जाएगा। और तीसरा जो एक लॉन्गर टर्म से 3 to 5 ईयर की आउटलुक से आज खरीदारी शुरू करेंगे वो होगी कैपिटल गुड्स साइकिल के अंदर। इंडस्ट्रियल्स जैसे सीमेंट, स्टील, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, अपनी जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब चीज। और अब बात सरकारी संपत्ति की, क्योंकि सरकारी संपत्ति के बेहतर इस्तेमाल के लिए चलाई जा रही खास पहल एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी लाने के लिए रेलवे, पेट्रोलियम और टेलीकॉम मंत्रालय को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बेहतर परफॉर्म करने वाले मंत्रालय को विशेष तवज्जो देने पर भी विचार किया जा रहा है। इस पूरी खबर को जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, मोनेटाइजेशन में तेजी पर खास जोर दिया जा रहा है, क्या कुछ विशेष वजह है इसकी?
दरअसल सरकार की कोशिश ये है कि सरकारी कंपनियों के पास जो भी एसेट हैं उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए एसेट मोनेटाइजेशन की जो योजना बनाई जा रही थी उस योजना के अमल में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दरअसल पिछले दिनों कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी सभी मंत्रालयों की और इस बैठक में यह निकलकर सामने आया कि कई मंत्रालय हैं जो अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं एसेट मोनेटाइजेशन में। इसमें सबसे ज्यादा जो पीछे चल रहा है उनमें से है रेलवे को चालू कारोबारी साल में कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का एसेट मोनेटाइज करना था, लेकिन अब तक कोई भी एक पैसे का भी एसेट मोनेटाइज नहीं हुआ है। लिहाजा इस बैठक में कैबिनेट सचिव की तरफ से यह कहा गया कि वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, रेल मंत्रालय के साथ अलग से बातचीत करें और यह देखें कैसे रेलवे के एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी लाया जा सकता है, कैसे रेलवे के एसेट को बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है। मामला सिर्फ रेलवे तक नहीं रहा, दूसरे भी मंत्रालय हैं जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, टेलीकॉम मंत्रालय, ये भी अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं। इसमें फूड डिपार्टमेंट मंत्रालय भी है, वो भी एसेट मोनेटाइजेशन में काफी पीछे चल रहा है। इन मंत्रालयों को भी कहा गया है कि आप अपने एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में काफी तेजी लाइए। चूंकि मंत्रालयों की तरफ से थोड़ी सी सुस्त रफ्तार देखने को मिल रही है, तो अब सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है जिसके तहत जो मंत्रालय ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे एसेट मोनेटाइजेशन में, उनको वित्त मंत्रालय या दूसरे मंत्रालय की तरफ से जो ग्रांट मिलता है वो ग्रांट ज्यादा बेहतर मिलेगा, ज्यादा आसानी से मिलेगा, यानी उनको तवज्जो दी जाएगी। बता दो कि यहाँ पे सरकार ने 1,62,422 करोड़ रुपए के एसेट मोनेटाइजेशन का लक्ष्य रखा था और अब तक सिर्फ 26,500 करोड़ रुपए का ही एसेट मोनेटाइज हो चुका है। हालांकि इसमें कोल, पोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्रालयों की भूमिका काफी अहम है, लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह सरकार एसेट मोनेटाइजेशन के टारगेट को पार करना चाहती है। लिहाजा एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के ये निर्देश दिए गए हैं और खास रणनीति भी बनाई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। यहां पीएम मोदी ने ऐलान किया कि लंपी वायरस का स्वदेशी टीका बन गया है और 2025 तक सभी पशुओं को लंपी के साथ साथ फुट एंड माउथ डिजीज का टीका लगा दिया जाएगा। 1974 के बाद ये पहली बार है जब डेयरी समिट भारत में हो रहा हो। 15 सितंबर तक चलने वाले इस इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के इस कार्यक्रम में 50 देशों से 1500 डेलीगेशन हिस्सा लेने के लिए आए हैं, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, किसान, पॉलिसी प्लानर्स शामिल हैं। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार दूध क्रांति के क्षेत्र में गति ला रही है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फुट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और ई कॉमर्स कंपनियों को अपने लिए पॉजिटिव रिव्यूज लिखवाना भारी पड़ सकता है। सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के फेक रिव्यूज पर भारी पेनाल्टी लगाने की तैयारी कर रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय इसी हफ्ते फेक रिव्यूज पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, क्या कुछ डिटेल है इस पर? देखिए, अक्सर ये देखा गया कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपनी सेवाओं को अच्छा बताने के लिए अपने पैसे देकर के रिव्यूज जो है वो कराती हैं। इतना ही नहीं, अपने कंपटीटर का नेगेटिव रिव्यूज जो है वो कराती है। बोर्ड के जरिए रिव्यूज जो है वो किए जाते हैं, रेटिंग जो है वो दी जाती है। तो सरकार अब इनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है उसने इसके लिए एक कमेटी का गठन जो है वो किया था। इस कमेटी को लेकर इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है और कमेटी की जो आखिरी बैठक है वो 14 सितंबर को जो होने वाली है, जिसके अंदर इस रिपोर्ट
को फाइनल जो है वो किया जाएगा। इसके बाद सरकार इसको लेकर के गाइडलाइन जो है जारी कर देगी। अगर कोई भी कंपनी अपने फेक रिव्यूज कराती है, नेगेटिव रिव्यूज दूसरी कंपनी का कराती है, तो उसके ऊपर भारी पेनल्टी जो है वो लगेगी। कंपनी के ऊपर 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। तो सरकार ने इसकी गाइडलाइन जो है तैयार कर ली है। अगले 7 से 10 दिन के अंदर ये गाइडलाइन जो है तैयार होगी, जिससे कि जो फेक रिव्यूज कराने वाली कंपनी है उनके ऊपर शिकंजा जो है वो कसेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात एनआईए की है। एनआईए ने गैंगस्टर और आतंकवादी के गठजोड़ मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इसी सिलसिले में एनआईए ने दिल्ली और पंजाब समेत 5 राज्यों में 25 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें आतंकी रिदा और गोल्डी बरार के ठिकाने पर भी एनआईए ने रेड की। दरअसल क्राइम सिंडिकेट और टेरर कनेक्शंस पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल के गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी की और उनके आतंकियों के साथ गठजोड़ के सबूत इकट्ठा कर रही है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर्स के आतंकियों के साथ नेक्सस की बात सामने आई है। बताया यह भी जा रहा है कि देश और विदेश के जेलों के अंदर से गैंगस्टर क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं और इसी पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी एनआईए ने कर ली है और इसी के तहत ये छापेमारी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर की कई सोसाइटीज में इन दिनों कुत्ते विवाद की वजह बने हुए हैं। कुत्ता काटने की कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और कुत्ते के चलते झगड़े भी हो रहे हैं। अब कई RWAs इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है उनकी तरफ से। देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। कभी लिफ्ट में बच्चे को काटते हुए डॉग का वीडियो, कभी बिना छेड़े कुत्ते का आक्रामक होना। आजकल ऐसे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा या लखनऊ जैसे शहरों की सोसाइटीज में इस तरह की घटनाओं पर झगड़े होने लगे हैं। देखो स्टेप में नहीं है, डॉटी डॉग है और वो भी स्टेप में नहीं है। अब बोलो करो। हाँ मैं कर ही रही हूँ, आप खड़े रहो। मैं डॉग को लिफ्ट में नहीं जाने दूंगी। आप भी नहीं जाने। मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में करना ही नहीं, आप खड़े रहो। लोग कुत्तों पर हमला कर रहे हैं, पुलिस केस दर्ज हो रहे हैं। समस्या इस हद तक बढ़ गई है कि नोएडा की कई सोसाइटीज ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन, एंटी रैबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और लिफ्ट या पार्क में कुत्ते को ले जाते वक्त खास सावधानी रखने को कहा गया है, जैसे कि कुत्ते के लिए सर्विस लिफ्ट और मुंह को कवर रखने के लिए डॉग मजल का इस्तेमाल करना। नियम का पालन न करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी रखा गया है। RWAs का कहना है कि इससे कुत्ता पालने वालों में जवाबदेही आएगी। जितने भी आप घटनाएं घट रही हैं वो लापरवाही से घट रही है। ना तो उनको प्रॉपर चेन बांधी जा रही है, ना उनको कंट्रोल किया जाता है। जहां मर्जी कोई भी मिलता है उनको काटने लगते हैं। तो इसलिए नियम जरूरी है। जब तक नियम नहीं बनेंगे तब तक हम ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि ये जितने कुत्ते पालने वाले हैं वो उसको समझें और जानें और उसको उद्देश्य अपने रेजिडेंट को सेव करना है। लेकिन डॉग ओनर्स और एनिमल राइट एक्टिविस्ट का मानना है कि ऐसे नियमों से कुत्तों के प्रति लोगों का व्यवहार और खराब हो जाएगा। ये जो चीजें आप एनिमल बाइट्स हो, दैट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी मोमेंट और ये एक एक्सीडेंट है। इसी एक्सीडेंट्स को हम किस तरह का लोगों को एजुकेट करें, या पेट पेरेंट्स हो या जो एनिमल लवर्स है जो एनिमल्स को केयर कर रहे हैं, या जो सोसाइटीज़ है। सिर्फ सोसाइटीज़ है इसी इंसान के लिए नहीं है, सोसाइटीज़ हमारा इन्वायरमेंट के लिए है और अपना इन्वायरमेंट के अंदर ये एनिमल्स आते हैं। तो एनिमल्स को केयर करना एनिमल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ह्यूमंस की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन की मुहिम तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी स्ट्रीट डॉग्स को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा है। डॉग लवर्स और सोसाइटी के बाकी लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन रास्ता मिल बैठकर ही निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डॉग लवर्स को समस्या को स्वीकार करना होगा। रोहन सिंह, नोएडा। और आवारा कुत्तों और कुत्तों के हमले से चिंतित लोगों को कैसे मिलेगी निजात और डॉग लवर्स को कैसे मिलेगा सुकून, इसी पर है आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और बात HDFC बैंक की, जिसने प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्याओं से निजात पाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। इस पहल में मुंबई के लोग अपने कार की चाबी दिखाकर बेस्ट की AC बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए HDFC के बेस्ट की 6 AC बसें किराए पर ली हैं। बेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद्र ने बताया कि ये बसें HDFC बैंक के CSR प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही हैं। इसमें यात्रा करने वाले लोग पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। साथ ही यात्री अपना पिकअप और ड्रॉप पॉइंट भी चुन सकते हैं।